Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is anesthesia paper. तो स्टार्ट करते हैं फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ एंटीरियर न्यूरोपोर। तो अगर एंटीरियर न्यूरोपोर ना बंद हुआ तो पेशेंट में एनसेफली हो जाएगा, और अगर कॉडल न्यूरोपोर आ जाए तो आंसर इज स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, जिसको कॉडल न्यूरोनाइफिज्म वगैरह कहते हैं। पेशेंट हैज़ MI 6 मंथ बैक, और इसको अब चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो चुका है। ECG के अंदर बाई जेमिनी विद वाइट QRS कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो गया। रट्टा मारना जो वेंट्रिकुलर बाई जेमिनी होती है, एक तो डाइजॉक्सिन से एसोसिएटेड होती है, दूसरा पेशेंट में प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो कि वेंट्रिकुलर टकीकार्डिया करवा देते हैं। तो ये आंसर बनेगा। 70-year-old पेशेंट OPD में आया विद मेमोरी लॉस। अब उसको याद नहीं है कि अपने फैमिली मेम्बर्स प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कराई है, तो आपने कौन सी स्ट्रक्चरल नॉर्मली को आपने रूल आउट करना है, आपने हाइपोथायरॉयडिज्म को रूल आउट करना है, B12 डेफिशिएंसी को रूल आउट करना है, इसके अलावा आपने कोई स्ट्रक्चरल ब्रेन लीजन को रूल आउट करना है। अब यहाँ पर MRI लिखा हुआ है, चलो मान लेते हैं MRI। हालांकि टू बी ऑनेस्ट अगर आप वर्ल्ड पढ़ रहे थे तो बेस्ट आंसर शुड बी, जो यहाँ पे नहीं है, वो विटामिन B12 या TSH, क्योंकि पेशेंट को डिमेंशिया हुआ है, अल्जाइमर डिजीज़ हो सकता है। हिप की पोस्टीरियर डिसलोकेशन है, और लेफ्ट हिप और नी में पेन है, डैट मीन्स शियाटिक नर्व की इंजरी हो चुकी है, शियाटिका हो चुका है। सुपीरियर मिएटस ऑफ नोज के अंदर कौन सी साइनस ड्रेन करती है? पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस ड्रेन करती है। जो सफिनाइड साइनस है वो सफिनो एथमॉइडल रिसेस में ड्रेन करती है। जो मिडल मिएटस है उसमें फ्रंटल एंटी एथमॉइडल और मास्टॉइड ये मास्टॉइड साइनस ट्रेन करती है, और इन्फीरियर में नेजल लैक्रिमल डक्ट ट्रेन करती है। पेशेंट विद राइट इलिक फोसा पेन है, उसका अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस में सुपोरेटिव इन्फ्लेमेशन होती है। अब जो आइसोटोनिक फ्लूइड टू द प्लाज्मा, तो वो नॉर्मल सलाइन रिंगर लैक्टेट ये होते हैं। तो रट्टा मारते हैं फ्लूइड्स को, तो फ्लूइड्स 3 तरह के होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं, एंड आइसोटोनिक होते हैं। अब जो हाइपोटोनिक फ्लूइड होते हैं उसमें आपका हाफ नॉर्मल सलाइन है। ये तो पता नहीं कौन कौन से नॉर्मल सलाइन लिखे हुए हैं, बस रट्टा मार लो आइसोटोनिक कौन कौन से होते हैं। नॉर्मल सलाइन है, रिंगर लैक्टेट है, रिंगर सोल्यूशन ऑफ 5% एक्सट्रोज वाटर है, क्लियर। और जो हाइपरटोनिक है इसमें 3% नॉर्मल सलाइन या 10% एक्सट्रोज वाटर। अ वुमेन जो कि बेड रिडन है, हैविंग SOB डेवलप पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, द मोस्ट लाइकली सोर्स। वैसे जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कराने के लिए एम्बोलस आपको बड़ी बड़ी वेन में चाहिए, फेमरल में और आइलियल वेन में, क्लियर। एक पेशेंट को सीवियर एब्डोमिनल पेन है, एक्यूट बिलियरी कॉलिक है, मॉर्फिन दी गई है, तो कौन सी एडिशनल ड्रग बिसाइड मॉर्फिन विल प्रोवाइड गुड एनाल्जेसिया? तो आंसर इज एस्टामाइन, सॉरी, एंटी स्पाज्मोटिक, ठीक हो गया। तो जो एंटी स्पाज्मोटिक में आपका नोस्पा आ जाता है, हायोसियाइन आ जाती है, क्लियर। ड्रग यूज़ फॉर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, तो वो पैथिडीन होती है, ग्रेटर देन मॉर्फिन है। ड्रग यूज़ फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए कीटोरोलैक और पैथिडीन आती है। लेकिन एस्थमा वाले पेशेंट में आपने आंसर नहीं देनी बल्कि पैथिडीन देनी है। एक पेशेंट को स्टैब वुंड की इंजरी है 2 सेंटीमीटर डीप एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस, तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर इंजरी हुई है। तो कौन सा स्ट्रक्चर लाइकली टू बी डैमेज है? तो आंसर इज इंटरकोस्टल आर्टरी, क्लियर, ये डैमेज हो सकती है। 55-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ सडन चेस्ट पेन, अचानक इसको चेस्ट पेन हो गया है। ECG में ST सेगमेंट एलिवेशन है, उसको एक्यूट MI हो चुका है, क्लियर। तो मोर्टेलिटी को कम करने वाली आपने एस्कार्ड देनी है, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल आपने देनी है। 55-year-old मेल प्रेजेंटेड टू द ER विद अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हाइपोटेंशन है, स्वेलिंग ऑफ नेक वेन्स ऑन एग्जामिनेशन है, हार्ट साउंड मफल्ड है यानी 3D पूरे हो रहे हैं, बैक्स ट्राइड है यानी डिक्रीज BP, डिस्टेंडेड नेक पेन और मफल्ड हार्ट साउंड। तो ये किस में देखने को मिलती है? कार्डिक टेम्पोराइड में देखने को मिलती है। दिस इज अ बैक्स ट्राइड, और इसमें पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिलता है। कार्डिक टेम्पोराइड में क्रशिंग प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो चारों चैम्बर्स में इक्विलिब्रेट कर जाता है। फाइंडिंग्स में बैक्स ट्राइड रट्टा मारना, पल्सस पैराडॉक्सस रट्टा मारना, ECG में लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस देखने को मिलती है। CKD वाले पेशेंट में नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयाँ नहीं देनी, जिसमें सिस्प्लाटिन आ जाती है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड आ जाती होती है, ओके, वेनकोमाइसिन आ जाती है, लोब डायरेटिक आ जाती है, और कौन सी आती है? हाँ, और कौन सी आती थी? सिस्प्लाटिन, साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस, ये सारी आ जाती है। जी कपल्ड फोस्फोलाइपेस, यानी ये फोस्फोलाइपेस CGQ से एसोसिएटेड होता है। IP3 डैक कैल्शियम मैकेनिज्म के जरिए काम करता है। एनी प्रोसीजर जो डायफ्राम की हेमी पैरालिसिस करवाता है, बिकॉज C3 C4 C5 मेक्स डायफ्राम अलाइव, तो ये फ्रेनिक नर्व होती है। 42-year-old मैन प्रेजेंटेड विद 3 week हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, फटीग, वेट लॉस, ओके।
पैन सिस्टोलिक मर्मर एट द एपेक्स है, यानी ये माइट्रल रीगर्जिटेशन का मर्मर है, स्प्लिंटर हैमरेज और टेंडर नोड्यूल जिसको ओस्लर नोड कहते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डायग्नोस कर दिया इतना अच्छा। तो इसके लिए आपने क्या देनी है, आपने पहले ब्लड कल्चर लेना है, फिर उसके बाद आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी है। स्टैटिन्स एचएमजी को रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। एल्डोस्टेरोन जोना ग्लोमेरुलर से प्रोड्यूस होता है, जो कॉर्टिसोल वो जोना फेसिकुलेटा और एंड्रोजन जोना रेटिकुलरी से प्रोड्यूस होते हैं। एक पेशेंट आईसीयू में है, उसको फ्लूइड रिससिटेशन चाहिए, तो हेक्सा स्टार्च का क्या प्राइमरी इफेक्ट होता है? हेक्सा स्टार्च पहली दफ़ा नाम सुना है मैंने हेक्सा स्टार्च का। तो ये इफेक्टिव इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम एक्सपेंशन है। देखो ये स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो ये वेसल को लीक तो नहीं करेंगे बल्कि ये ट्रैप कर लेंगे पानी को, जस्ट लाइक जो आपके एल्ब्यूमिन होती है। 45 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको एक कंडीशन हो चुकी है जिसमें सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच है, जिसमें प्लाज्मा की ऑस्मोलाइलिटी कम हो जाती है, यूरिन की ऑस्मोलाइलिटी बढ़ जाती है, क्लियर ड्यू टू डिफेक्ट इन, तो ये डीसीटी तो नहीं बन सकता। बेस्ट आंसर इज कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर, ठीक हो गया। एडीएच कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो डीसीटी, अगर वो भी ऑप्शन में ना हो तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। एल्डोस्टेरोन कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे काम करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर। फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ निप्पल डिस्चार्ज है, सेकेंडरी एमेनोरिया है और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। तो प्रोलैक्टिन कैसे एमेनोरिया करवा रहा है? प्रोलैक्टिन जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। प्रोलैक्टिन ओके, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करने वाला प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर विच इज डोपामीन, क्लियर। 48 ईयर ओल्ड मैन विद अ बीएमआई ऑफ 32 इन अ न्यूली डायग्नोस, यानी काफ़ी मोटी फीमेल है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसको कोई रीनल डिजीज़ या हार्ट फेलियर की हिस्ट्री नहीं है, फीमेल कहलाता है तो मेल निकला, क्लियर, ठीक हो गया। नो हिस्ट्री ऑफ, तो ड्रग और चॉइस फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ इज ऑलवेज मेटफॉर्मिन। तो जो मेटफॉर्मिन है वो इनिशियल होती है, ड्रग और चॉइस होती है, लेकिन रट्टा मार लेना कि मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट क्या है? B12 डेफिशिएंसी, लैक्टिक एसिडोसिस, तो रीनल फेलियर में ध्यान से इस्तेमाल करना है। 6 वीक प्रेग्नेंट फीमेल विद अ डायग्नोस्ड केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, और वो न्यूमार्काजोल, ये तो नाम पे चढ़ नहीं रहा, ज़बान पे नहीं चढ़ रहा, कार्बिमazole मेथिमazole की बहन है बस ये, यानी एंटी थायराइड ड्रग है, थायरोपेरोक्सिडेज को इनहिबिट करती है, क्लियर, ठीक हो गया। तो रट्टा मारना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइलथायोरेसिल और सेकंड और थर्ड में मेथिमazole आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक हो गया। वाई? बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेथिमazole ट्राइटोजेनिक होती है और सेकंड और थर्ड में प्रोपाइलथायोरेसिल हेपेटोटॉक्सिक बन जाती है। 45 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद रूटीन चेकअप, लेबॉर्ट्री में पता लगा कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 है, 126 मतलब ज़्यादा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये तो सारी अपर लिमिट में जा रही हैं चीज़ें, क्लियर। तो कौन सा हार्मोन है जो एक फाइंडिंग से रिस्पॉन्सिबल है? तो बेस्ट आंसर इज़ इंसुलिन। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, हमारा इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है, कार्ब्स ग्लूकोज को स्टोरेज करवाता है, लेकिन दिस एमसीक्यू ओके, पता नहीं क्या सोच के एमसीक्यू की। चलो, मिनिमम लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन, तो वो कितनी होती है? मिनिमम लेंथ फॉर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन तो वो 100 सेंटीमीटर होती है। फैक्चुअल एमसीक्यू सेंचुरी मारनी पड़ती है इंटेस्टाइन को। पेशेंट प्रेजेंट विद चेस्ट ट्रॉमा और पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट, रट्टा मारना, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट फ्लियल चेस्ट की वजह से देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और कंडीशन जो पैराडॉक्सिकल मूवमेंट करवाती है और डायफ्राम की, वो है फ्रेनिक नर्व इंजरी, क्लियर। 45 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंटेड सर्जिकल ओपीडी विद स्वेलिंग इन इंग्वाइनल रीजन। अब उसने कहा है कि इसको स्वेलिंग काफ़ी अरसे से है, जब वो लेटता है तो ये स्वेलिंग गायब हो जाती है, वेट लिफ्टिंग से हो रही है और ये टेंडर हो चुकी है। सर्जन ने हिस्ट्री करना चाहिए, तो ये डायग्नोसिस किया, देखो स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा टेंडर हो गया, टेंडर, फीवर, साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो ये स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में होती है। लोकल एनेस्थेटिक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है इन द आयोनाइज्ड फॉर्म में, और ये इनर डोमेन पे जाके बाइंड करती है। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आइज यानी जॉन्डिस है। एलएफटीज में पता लगा कि बिलिरुबिन ज़्यादा है, बिलिरुबिन एलएफटीज में आता है, चलो मान लेते हैं, हाँ आता ही होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हाँ आता है, वैसे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और एएलटी और एएसटी का लेवल ज़्यादा है, लेकिन जीजीटी का लेवल नॉर्मल है, डेट मीन्स पेशेंट को हिपैटिक जॉन्डिस है, क्योंकि एएलटी एएसटी का लेवल ज़्यादा है। फीवर है, जॉन्डिस है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, डेट मीन्स पेशेंट को एक्यूट कोलेंजाइटिस हो चुका है। ईएलपी का लेवल ज़्यादा है, दिस इज़ अ एक्यूट और कोलेंजाइटिस या असेंडिंग कोलेंजाइटिस, ये मैं कहाँ चला गया,
एंड दिस इज़ द शार्कोट ट्राइड एंड दिस इज़ ड्यू टू बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर इसमें मैं शॉक और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, रिनोल्ड पेंटार्ड बन जाएगा विच आर द फॉलोइंग एंजाइम रेज्ड इन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो ELP और GGT का लेवल बढ़ जाता होता है। 35-year-old फीमेल प्रेजेंटेड इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट जिसको रिकरेंट राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है, ठीक हो गया। अल्ट्रासाउंड के अंदर मल्टीपल गाल स्टोन्स है और बाइल डक्ट का डायमीटर भी बढ़ चुका है। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी, दिस माइट बी द MRCP, क्लियर। और लेकिन द थेराप्यूटिक पर्पस के लिए आपने क्या यूज़ करनी है, आपने ERCP करनी होती है। टिंगलिंग है और नंबरेंस है, पता लगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, दैट मींस B12 की डेफिशिएंसी है। इंट्रिंसिक डैमेज है, यानी इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर फैक्टर 3 फैक्टर 7 आ जाती है। नहीं, इंट्रिंसिक पाथवे में 12, 11, 9 ये है जी, जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे या टिश्यू फैक्टर पाथवे में थ्रोम्बोप्लास्टन या 3 और 7 आ जाते हैं। 62-year-old मैन विद हिस्ट्री ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन और उसको MI डायग्नोस हुआ है। मेडिकल टीम असेस कर रही है रिस्क फैक्टर ऑफ थ्रोम्बोसिस, तो कौन सा है की फैक्टर जो कि थ्रोम्बोसिस के रिस्क को बढ़ा देता है इंडिपेंडेंटली, तो वो स्टेसिस होती है और स्टेसिस इज ड्यू टू इमोबिलाइजेशन, क्लियर। पर्सन इज़ फाउंड ऑफ ईटिंग केक्स एंड आल्सो कंज्यूम मिल्क प्रोडक्ट है। और जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को तोड़ने वाला सुक्रेस एंजाइम है। सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रोड्यूस होता है। अगर माल्टोज टूटेगा तो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गए, और अगर लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्रोड्यूस होगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिगर मोर्टिस, तो रिगर मोर्टिस क्यों होती है, ATP डिप्लीशन की वजह से। आफ्टर डेथ आपके ऑक्सीजन नहीं होती, ATP नहीं होती, जिसकी वजह से जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते और अटैच हो जाते हैं, बॉडी स्टिफ हो जाती है। यंग बॉय विद अ हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर विद अ प्रोलॉन्ग APTT, उसके ग्रैंडफादर में भी यही सिमिलर कंडीशन है, ठीक है। तो ये हीमोफीलिया का सिनेरियो है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया A B C रट्टा मार लेना, एक्सीलेंट रिसेसिव होती है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ थंब और इंडेक्स फिंगर, लैटरल 3.5 का सेंसरी लॉस और थिनार वेस्टिंग, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन, एप हैंड डिफॉर्मिटी, तो ये मीडियन नर्व के डैमेज होने की वजह से होती है, जो कार्पल टनल में या सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में डैमेज होती है। एक पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है, OPD में आया, दांत का दर्द है, तो एनसेट तो नहीं दोगे, बल्कि आप PPI नहीं PPI कह रहा हूँ, दांत का दर्द कैसे ठीक होगा, तो टूथ एक के लिए एस्टामाइनोफेन दे दोगे। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर सेलाकॉक्स से दे दोगे। 72-year-old फीमेल पेशेंट, फीमेल कह रहा हूँ, लॉस ऑफ टेस्ट ऑन द इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, तो इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग के लिए कोडा टिम्पेनाई होता है, क्लियर। और जनरल सेंसेशन के लिए लिंगुअल नर्व है। पोस्टीरियर 1/3 के लिए ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व होती है और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट के लिए वेगस नर्व होती है। कौन से लिगामेंट को पियर्स करना है बिफोर गोइंग टू द एपिड्यूरल स्पेस, तो लिगामेंटम फ्लेवम होता है। ओके, पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ पेरिफेरल टिंकलिंग है, नंबनेस है, डिप्लोपिया है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CNS का डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है। स्लो राइजिंग मूवमेंट को एथिटोसिस कहते हैं और ये होता है स्लो राइजिंग मूवमेंट किस वजह से होती है, प्यूटामेन के डैमेज होने की वजह से होती है। ओके, कॉर्डिएट के डैमेज होने की वजह से कोरिया होता है, जिसमें सडन जर्क की पर्पसलेस मूवमेंट और फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, तो ये विल्सन डिजीज़ है, कॉर्डिएट न्यूक्लियस डैमेज है, क्लियर। जो कोरिया होता है इसमें जर्क की क्विक मूवमेंट होती है, कॉर्डिएट न्यूक्लियस डैमेज होता है। एथिटोसिस में स्लो राइजिंग मूवमेंट होती है, ग्लोबस प्लाइडस के डैमेज होने की वजह से होता है। हेमीबिलिस्मस में बैलिस्टिक मूवमेंट होती है पूरे लिम्ब की, सबथैलेमिक न्यूक्लियस के डैमेज होने की वजह से होता है, क्लियर। पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ पेनफुल लेफ्ट ईयर और वेजिकल्स है नियर द लेफ्ट एक्सटर्नल ईयर। जब भी वेजिकल्स आ जाए तो अपने हर्पीज सिम्प्लेक्स की तरफ जाना है। फेशियल नर्व की पाल्सी भी है, लेकिन एटेक्सिया डिप्लोपिया की हिस्ट्री नहीं है, तो पेशेंट में क्या है, लेफ्ट जेनिकुलेट गैंग्लिया की लीजन हो चुकी है। अच्छा, इसने वेरिसिला जोस्टर बताया हुआ, चिकन पॉक्स, हाँ चिकन पॉक्स में भी तो वेजिकल्स होते हैं। अच्छा, ग्रुप्ड वेजिकल्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स, ओके। पेनफुल वेजिकल्स है और फेशियल नर्व के पास ही है, तो ये रैमसी हैंड सिंड्रोम होता है। जेनिकुलेट गैंग्लिया का इन्फेक्शन है बाय द वेरिसिला जोस्टर वायरस, ओके। फेलोपियन ट्यूब की क्या एपिथेलियम होती है, सिंपल कलमनर एपिथेलियम है विद सिलिया आपको देखने को मिलता है, क्लियर। पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ डिक्रीज एबडक्शन ऑफ द शोल्डर एंड डिक्रीज फ्लेक्शन ऑफ आर्म है, डैमेज टू द विच नर्व रूट, ओके। अब देखो शोल्डर की एबडक्शन नहीं हो पा रही और
आर्म की फ्लैक्शन नहीं हो पा रही, तो पेशेंट का अपर ट्रंक डैमेज हो चुका है, अपर ट्रंक और ब्रेकियल प्लेक्सस, मोस्टली एक्सिलरी नर्व उड़ गई है। ओके, प्रेग्नेंट फीमेल है, कंप्लेन विद द पेन इन द मीडियल साइड ऑफ थाई, तो मीडियल साइड ऑफ थाई के लिए ऑब्चुरेटर नर्व होती है। ओके, और लैटरल साइड ऑफ थाई के लिए लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, और एंटीरियर साइड के लिए कौन सी होती है, फेमरल नर्व होती है, और पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई के लिए टिबियल नर्व होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जनरलाइज टॉनिक-क्लॉनिक सीजर, तो इसके लिए वेलप्रोइक एसिड होती है। क्लियर, और वेलप्रोइक एसिड का क्या साइड इफेक्ट है, हेपेटोटॉक्सिक होती है। 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज ब्रॉट टू द क्लिनिक बाय हिज टीचर बिकॉज रिपीटेड ब्रीफ एपिसोड, जिसमें वो डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है, दिस इज़ द एब्सेंट सीजर। ठीक है, स्पाइक एंड वेव पैटर्न देखने को मिलता है। एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज इथोसिक्सामाइड विच इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ मल्टीपल एरियाज ऑफ फोकस एट राइट एंगल, तो ये एस्टिग्मेटिज्म में देखने को मिलता है, मल्टीपल फोकस आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर पार्किंसन में कम हो जाता है, तो सब्सटेंशियल आइग्रा पार्ट्स कॉम्पैक्टा डैमेज होता है, डोपामिन की कमी देखने को मिलती है। क्रॉनिक एक्सपोजर टू द लाउड नॉइस, तो वो और सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को डैमेज करता है, जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है। कैवर्नस साइनस इन्फेक्शन में तीसरी, चौथी, पाँचवीं की पहली, पाँचवीं की दूसरी और छठी ये नर्व डैमेज हो जाती है। क्लियर, तो कैवर्नस साइनस के इन्फेक्शन में छठी नर्व उड़ जाती है, तो एबडक्शन अफेक्टेड हो जाती है। मसल रिलैक्सेंट ऑफ चॉइस इन केस ऑफ CLD पेशेंट गोइंग टू द लेप्रोटमी, तो CLD वाले पेशेंट में सिस एट्राक्यूरियम, ये एट्राक्यूरियम आप देते हैं। क्लियर, पेशेंट इज एंशियस बिफोर अ डे केयर सर्जरी और ओरल प्री मेडिकेशन मांगना चाह रहा है, तो उसके लिए आप बेंजोडाइजेपिन दे दोगे। क्लियर, कौन सी वाली, अल्प्राजोलाम शॉर्ट एक्टिंग। विच मसल रिलैक्सेंट शुड बी अवॉइडेड इन बर्न्स पेशेंट में सक्सिनाल्कोलिन नहीं देना, वाई, बिकॉज ये हाइपरकलीमिया करवा देगा। क्लियर, ठीक हो गया, बर्न इंड्यूस हाइपरकलीमिया को प्रेसिपिटेट कर देगा, कार्डिक एरिथमियास करा देगा। बेस्ट मसल रिलैक्सेंट फॉर रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन, पता नहीं आप लग रहा है कि प्योर एनेस्थीसिया के MCQ आ रहे हैं, तो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के लिए रोक्रोनियम वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं इफ सक्सिनाल्कोलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, बेस्ट मसल रिलैक्सेंट टू यूज इन रैपिड, अगर नॉर्मल एनाटमी है तो सक्सिनाल्कोलिन या सक्सामिथोनियम, लेकिन अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बर्न्स वाले पेशेंट में, तो आपने क्या देना है, रैपिड के लिए आपने रोक्रोनियम देना होता है। ओके, नेक्स्ट इज हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, तो जो न्यूरॉन की हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो रही है, ये दो रीज़न की वजह से हो सकती है, या तो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिवेट हो गया, इनहिबिटरी कम हो चुके हैं। तो इनहिबिटरी वाला कौन सा होता है, इनहिबिटरी वाला अच्छा इसने लिखा हुआ हाइपर एक्साइटेबिलिटी कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलती है, जिसको टाइटेनियम वगैरह कहते हैं। 30 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड इन यूरोलॉजी OPD विद यूरिनरी प्रॉब्लम, उसको IV कॉन्ट्रास्ट दिया गया। पता लगा कि राइट लंबर में तो पहुंच गई है, लेकिन लेफ्ट लंबर में नहीं पहुंची, बल्कि ये ब्लीडर तक पहुंच गई है, तो इसका मतलब है पेशेंट में एक्टोपिक किडनी है। क्लियर, पेल्विस में चली गई है। वैसे बेस्ट आंसर इज़ पेल्विस किडनी, अगर वो ऑप्शन बना हो तो एक्टोपिक किडनी लगा देना। CKD वाले पेशेंट में कौन सी सेफलोस्पोरिन आप दे सकते होते हैं, तो सेफ्टा आराम से दे सकते होते हैं CKD वाले पेशेंट में। ठीक हो गया, रट्टा मारना, सेफ पैराजोन और सेफ ट्राइक्सोन, ये बिलरी रूट से एक्सक्रिएट होते हैं, इनको हम रीनल वाले पेशेंट में दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ATT ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद साइड इफेक्ट आफ्टर एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन। ओके, तो साइड इफ़ेक्ट करवा देगी, फ़ौरन छोड़ दोगे तो वो रिफेम्पिन होती है। अमोनियम क्लोराइड अमोनिया है ना, देखो जो सोडा बाइकार्बोनेट होता है बेस है, तो ये एसिड के एक्सक्रीशन करवाएगा, और अमोनियम क्लोराइड एसिड की एक्सक्रीशन कराने के लिए आएगा। सही हो गया, तो ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में इस्तेमाल करेंगे। तो चौथा फॉलोइंग एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, बीटा लैक्टम के साथ साइनर्जिस्टिक होती है, तो वह अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती है। रट्टा मारना, अमाइनोग्लाइकोसाइड एनारोबिक बैक्टीरिया में किसी काम की नहीं है। ओके, एक पेशेंट ने चिन को टैप किया और जाजर को देखा जा रहा है, तो जाजर काफ़ी ज़्यादा ब्रिस्क है, तो ये हाइपर रिफ्लेक्सिया अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है। प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ईस्ट्रोजन OCP, तो एंडोमेट्रियल कैंसर वगैरह करवा देंगे। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ETT इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल है तो ये ETT ब्रेन में घुस जाएगी। प्राइमरी एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो ये क्या होती है, अपने अंदर से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करवाती है, और ये आर्ट्रियोलर और आर्ट्रियोल्स को और वेन्स को दोनों को डायलेट करती है, जबकि नाइट्रेट्स वेन को और हाइड्रोलाजिन आर्ट्रियोल्स को डायलेट करती है। एक पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिप्रेशन है, क्यों, क्योंकि ओपियाइड्स स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। रट्टा मारना, जो मॉर्फिन है वो स्ट्रॉन्ग म्यू
एगोनिस्ट और ट्रामाडोल वीक म्यू एगोनिस्ट है। सक्सामेथोनियम या सक्सिनाइल कोलिन है, ये क्या है, ये प्योर एगोनिस्ट होती है और ये डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। ओके, इन हाइपोटेंसिव पेशेंट जिसका सिस्टोलिक बीपी 75 और हार्ट रेट 120 है, ही इज अंडरगोइंग इमरजेंसी सर्जरी। क्लियर। कीटामिन दिया गया है। कीटामिन क्यों देते हैं, क्योंकि सिंपैथोमिमेटिक है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवा देता है। डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद वर्सनिंग ग्लाइसेमिक कंट्रोल। क्लियर, ठीक है। उसको नई डायूरेटिक मेडिकेशन स्टार्ट किया है, तो कौन सी डायूरेटिक हाइपरग्लाइसीमिया करवा देती है, तो आंसर इस थायराइड डायूरेटिक है। ओके, इसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल का क्या फेट होता है, ग्रेफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो रिग्रेस हो जाएगा, कॉर्पस अल्बाइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेनोपॉजल पेशेंट है, हॉट फ्लैशेज हो रहे हैं ड्यू टू ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी और FSH LH का लेवल बढ़ जाता होता है। अभी इतना फजूल टेबल लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, याद होने वाला भी नहीं है, बस रट्टा बांधना। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ओवरी फेल हो जाती है, ईस्ट्रोजन नहीं होगा और LH FSH का लेवल बढ़ जाएगा ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। पेशेंट अंडरगोज थायरॉयडेक्टमी और पोस्ट ऑपरेटिवली इसका लो पिच वॉइस है, वॉइस की पिच कम हो गई है, यानी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा नहीं सकता, तो ये क्रिकोथायरॉयड की पैरालिसिस हो चुकी है ड्यू टू एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लाइरिंजियल नर्व। क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट इज 25 ईयर ओल्ड ओबीस मैरिड फीमेल, इनफर्टिलिटी है उसको, एक्नी, हिर्सुटिज्म, इनफर्टाइल, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, LH FSH रेशियो बढ़ गई है, 2 से ज़्यादा है, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। विच वायरल एजेंट कॉजेज ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस की वजह से होता है, इसके लिए आप एपिनेफ्रिन देते होते हैं। ओके, जबकि पैराइन्फ्लुएंजा वायरस कॉजेज द क्रूप। पेशेंट हैज़ अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हिट बाय द कार, मतलब लेफ्ट साइड पे कार ने हिट किया है, चेस्ट पर पता लगा डिमिनिश साउंड है और गट की हर्निएशन अबव द डायफ्राम है। डैट मीन्स के जो लंबो कोस्टल ट्राइंगल है वो डैमेज हो चुका है। पोस्टीरियर लैटरल बोगडालिक हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया हो चुका है। पेशेंट ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू द साइनाइड, और लैक्टेट का लेवल बढ़ गया है। दिस इज अ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को निबिट करता है। 50 ईयर ओल्ड सोल्जर प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ड्राई कफ है, FEV1 FVC FRC कम हो चुकी है, तो आपका डायग्नोसिस क्या बनेगा, दिस इज द पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ओके, देखो पेशेंट को ड्राई कफ है, प्रोग्रेसिव डिस्निया है। ओके, FEV1 और FVC दोनों कम है, लेकिन इनकी रेशो निकालूँ तो ये नॉर्मल रहेगी। एक RTA हुआ एक पेशेंट को जिसमें बैक ऑफ नेक पे ट्रॉमा हो चुका है, तो विच टाइप ऑफ इंजरी इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन दिस, तो ये हाइपर एक्सटेंशन वाली इंजरी होती है जिसको विप्लैश इंजरी कहते हैं। एक पेशेंट को 2 लीटर ऑफ ब्लड लॉस हो चुका है, तो कितना एल्ब्यूमिन देना चाहिए आपको, फैक्चुअल MCQ है, 2 लीटर तो 2 एल्ब्यूमिन दे दो। कितने, 2 एल्ब्यूमिन, 2 अंडे खिला दो। UV लाइट कॉजेज स्किन कैंसर कैसे करवाती है, जीरोडर्मा पिगमेंटोजम वाला मैकेनिज्म एक रट्टा मार लेना, दूसरा P53 वाला मैकेनिज्म रट्टा मारना। COPD वाले पेशेंट में वेंचुरी मास्क देते हैं, व्हेन 2 वेंचुरी सर्फेसिस आर टुगेदर, एक सब्सटेंस चिपकना शुरू हो जाते हैं, दिस इज अ कोनांडा इफेक्ट है। मैं यकीन से कह सकता हूँ पूरे एतमाद से कि ये मैंने तो कभी नहीं सुना है एक वर्ड, तो ये रट्टा ही मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं, और ऐसे MCQ रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि मेजॉरिटी के गलत हो जाते हैं। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्यों ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ DP कॉलोनिक एसिड, थिक कैप्सूल और DP कॉलोनिक एसिड होता है, काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं। स्पोर्स को मारने के लिए आपने स्टरलाइजेशन करानी होती है, और रट्टा मार लेना कि स्पोर्स बैसिलस और कोलोस्ट्रीडियम से प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है एक पेशेंट को सीवियर डायरिया है विद अ BP ऑफ 90/70 और हार्ट रेट बढ़ गया फ्रॉम 100 फ्रॉम सेटिंग टू द 120। क्लियर, ठीक हो गया सीवियर डायरिया। डायरिया की वजह से प्री लोड कम हो जाता है, पेशेंट में वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, प्री लोड कम है। एक पेशेंट को डिफिकल्टी इन स्वाल्विंग है, पता लगा वाइट ग्रोथ इनसाइड द इसोफेगस विद अ सूडो हाइफी, दिस इज इसोफेजियल कैंडिडियासिस। ओके, एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज फ्लूकनाजोल। 6 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद सेल्फ म्यूटिलेशन, इनवॉलंटरी बिहेवियर, पेनफुल जॉइंट्स एंड गाउट हो चुका है, दिस इज द लीश नियान सिंड्रोम। हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी की वजह से होता है। प्रेगनेंसी में कौन सी anti-HIV ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो वह इफावेरिंस होती है। कौन सी देनी है, वो जिडाविडिन होती है। क्लियर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला एक पेशेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, तो बाहर वाला स्टेरॉइड अंदर वाले स्टेरॉइड को इनहिबिट कर देगा, ACTH को इनहिबिट कर देगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या होता है, ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते होते हैं, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को इनहिबिट कर देते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा
करवाते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं? नंबर 1, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देते हैं, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को कम कर देते हैं, लाइपोलाइसिस को बढ़ा देते हैं, मतलब ये कैटाबॉलिक हार्मोन है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं फोस्फोलाइपेज A2 के ज़रिए, सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम को कम कर देते हैं, न्यूट्रोफिल्स के लेवल को बढ़ा देते हैं, लिम्फोसाइट्स इयोसिनोफिल्स को कम कर देते हैं और एक कैटेकोलामीन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। मसल्स और बैक को सप्लाई करने के लिए डॉर्सल रेमाई होते हैं और जो ट्रंक के फ्रंट वाले मसल होते हैं उनके लिए वेंट्रल रेमाई होते हैं। एक फुटबॉलर इज ड्रिबलिंग एंड रनिंग प्रिसाइजली। ड्रिबलिंग का मतलब क्या होता है स्पोर्ट्स में, मुझे नहीं पता। क्लियर? तो डेक्सटैरिटी का मतलब लेफ्ट और राइट कोऑर्डिनेशन और एक्यूरेसी है। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी फीडबैक, मोटर से इंटीग्रेट हो रहा है। एस्थमा वाला पेशेंट है, SOB आफ्टर एक्सरसाइज है तो उसके एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा है तो उसमें ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करेंगे पक्का। इनहेल्ड एल्ब्यूटिरोल, आई थिंक सो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आर बेस्ट एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा के लिए, लेकिन सालब्यूटामोल भी तो ले सकते हैं ना। ओके, अब GFR कैलकुलेट करना है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 है वुमेंस वाला। अब देखो ना, वुमेंस कैप्सूल और 28, मतलब 18 और 28 को प्लस कर लो सबसे पहले तो आंसर बनेगा आई थिंक सो 46, और 60 में से माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 14। ओके, नेक्स्ट इज नॉन केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाला पेशेंट है, उसको एस्पिरिन दी गई है। एस्पिरिन क्या करती है? प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देती है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट कर देती है। इन हाइपोक्लेमिक पेशेंट विद इम्पाल्पेबल फेमरल पल्स, जहाँ पे कैनुला नहीं जा रहा। ओके, तो व्हाट इज़ द बेस्ट स्टेप टू सिक्योर सेंट्रल वीनस लाइन? तो फिर आप इंटरनल IGV के ज़रिए CVP कैथीटर इंसर्ट करो। हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, उसने वो सिप्रोफ्लोक्सासिन और वैनकोमाइसिन दी गई है और ड्रग की टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। तो ओके, तो इसके लिए आपने क्या करना है? आपने ड्रग का लेवल ज़रूर चेक करना है बिफोर द नेक्स्ट डोज। अब इसका रेशनल क्या है ये देख लेना। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया इज़ अचीव्ड बाय, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट होती है। एक रिसर्चर लिम्फोसाइट्स की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहा है, तो लिम्फोसाइट्स की जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, T सेल्स 80 to 90 होती है, B सेल 10 से लेकर 20% होते हैं। क्लियर? यंग एडल्ट प्रेजेंटेड विद अ स्लोली इनलार्जिंग पेनलेस लंप ऑन हर फोरहेड। अभी मैस सॉफ्ट है, मोबाइल है और अंडरलाइन बोन से अटैच नहीं है, उसमें मैच्योर एडिपोसाइट है, तो ये लाइपोमा का सिनेरियो था। ओके, इसमें स्किन पिंच टेस्ट पॉजिटिव होता है, सिबेशियस इसमें पॉजिटिव नहीं होता। ये पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और वो सोडा बाइकार्बोनेट थेरेपी ले रहा है। क्लियर? अब जो सोडा बाइकार्बोनेट होता है ये बेस होता है, तो बेस क्या करवा देगा? हाँ, क्लियर, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस करवा देगा और पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से मिक्स रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है। 26 ईयर ओल्ड फीमेल एथलीट कोलैप्स हो चुका है ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस, उसने कॉन्शियसनेस हुई है और उसको एओर्टिक स्टेनोसिस हुआ हुआ है। अब एओर्टिक स्टेनोसिस में क्यों उसको कोलैप्स हुआ? क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो गया, उसको ठीक हो गया। क्लियर? तो रट्टा मार लेना। इसके बाद नेक्स्ट है 60 ईयर ओल्ड पेशेंट जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है। 2 डेज आफ्टर उसको सीवियर हेडेक, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग और ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये क्लोनिडीन है, बिकॉज क्लोनिडीन काजेज रीबाउंड हाइपरटेंशन। 60 ईयर ओल्ड पेशेंट ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी है, उसे ब्रैडिकार्डिया और सेक्सुअल डिसफंक्शन, पोस्टुरल हाइपरटेंशन, यानी उसने बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल किया, टिनोलोल इस्तेमाल किया। वारफरिन क्या है? ओरल एंटी कोआगुलेंट होती है, विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, 2 के साथ 9-10 को इनहिबिट कर देती है, गैमा कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कर देती है। ओके, पेशेंट इज फाउंड टू हैव एलिवेटेड होमोसिस्टीन लेवल, लेकिन मिथाइल मेलानिक एसिड का लेवल नॉर्मल है, तो ये B9 की डेफिशिएंसी होती है। पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा इंक्लूड नोजिया, हाइपोटेंशन, कार्डिक एरिथमिया, तो आप कार्बिडोपा इस्तेमाल करोगे तो ये इफेक्ट कम हो जाएगी। ओके, ब्लड गैस कोफिशिएंट ऑफ आइसोफ्लोरिन, तो ये फैक्चुअल है, हमारे किसी काम का नहीं है। एनेस्थीसिया वाले पढ़ेंगे तो ये 1.4 है। कौन सी लोकल एनेस्थीसिया IV रीजनल ब्लॉक के लिए इस्तेमाल होती है? तो आंसर इज़ जो बेयर्स ब्लॉक है उसके लिए प्राइलोकेन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ कौन सी एंटीसाइकोटिक हीट स्ट्रोक करवाती है? तो आंसर इज़ क्लोप्रोमाजिन, जो आपकी टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती है, एंटीकोलिनर्जिक होती है, हीट स्ट्रोक वगैरह करवा देती होती है। नेक्स्ट इज़ 55 ईयर ओल्ड फीमेल OPD में आई है विद 1 सेंटीमीटर से रेड मैस है जो कि यूरिथ्रल मीएटस से बाहर आ रहा है, जो कि ब्लीड कर रहा है, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। दैट मीन्स कि ये यूरिथ्रल कैंसर है विच माइट बी ड्यू टू यूरिथ्रल डायवर्टिकुलम। क्लियर? बल्कि कैंसर नहीं, एपिथेलियम ट्रांजिशनल स्ट्रेटिफाइड है, तो यूरिथ्रल डायवर्टिकुलम में है। पैराथायराइड हार्मोन डायरेक्टली किडनी और बोन में दिया गया है, तो PTH क्या करेगा? किडनी में कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा और बोन्स में रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा।
रिगार्डिंग कॉर्पस कैलोजम, तो कॉर्पस कैलोजम एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, दो एडजेसेंट एरियाज को जोड़ते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरियाज को जोड़ते हैं। 49 ईयर ओल्ड मैन विद सिरोसिस, उसको हेमाटोमेसिस होना शुरू हो गया है, ब्लीडिंग इसोफेजियल वायरसेस है, टर्ली प्रेसिन दिया गया, टर्ली प्रेसिन क्या करेगा, टर्ली प्रेसिन सबक्लैंक्निक वेजो कंस्ट्रक्शन करवा देगा। और वेरिसियल ब्लीडिंग के लिए आप प्रिवेंशन के लिए प्रोपेनालोल या कार्बिडोल देते हैं। बायोप्सी फ्रॉम अ पेशेंट विद ओरल ल्यूकोप्लेकिया, थिकनेस ऑफ स्पाइनोजम, लेयर ऑफ ओरल एपिथेलियम है, स्ट्रेटम स्पाइनोजम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, दिस इज द कैंथोसिस, तो ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम की थिकनेस बढ़ जाती है। CSF ड्रेन इनटू द ब्लड बाय द अरेक्नॉइड विलाई, और ये ड्यूरल वीनस साइनसिस में चला जाता है। नेक्स्ट इज करस सेरिब्राई के क्लोजेस्ट क्या पड़ा होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करता है। हाउ मच FiO2, कैनुला से, जो नेजल कैनुला होता है उससे आप 4 लीटर, 1 से लेकर 4 लीटर तक ऑक्सीजन देते होते हैं। क्लियर, 10 लीटर तक आप ऑक्सीजन मास्क और 15 लीटर तक आप देते होते हैं। ओके, थ्रू द कौन सा मास्क था, NRM। वोलेटाइल एनेस्थेटिक गैस, पता नहीं इसको मैं छोड़ ही रहा हूँ क्योंकि ये प्योर एनेस्थीसिया, आप इसको देख लेना। कौन सी ड्रग GI मोटिलिटी को अफेक्ट करती है, प्रोकाइनेटिक ड्रग मेटाक्लोप्रामाइड। वैसे ओपियाइड्स मोटिलिटी को कम कर देती हैं, लेकिन ये प्रोकाइनेटिक्स मेटाक्लोप्रामाइड मोटिलिटी को बढ़ा देता है। एक पेशेंट को स्टैब वुंड की इंजरी है टू द बैक ड्यूरिंग अल्टरकेशन है, अब उसको इप्सिलैटरल लॉस ऑफ मोटर डिस्फंक्शन और कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, एंड दिस इज द ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम, हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। क्लियर, तो क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्या इसने लिखा हुआ है, लोअर डोज रिक्वायरमेंट्स एंड अल्टर्ड सेंसिटिविटी टू नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग। अच्छा, जब ब्राउन सैकवर्ड सिंड्रोम जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं ना, उनकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, आउटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया कहते हैं। अब वुमन हु इज़ डायबिटिक हाइपरटेंसिव, उसको सडन ऑनसेट ऑफ डिप्लोपिया, एफेजी और हेडेक होना शुरू हो गया है और वो गिर गई है, इसका मतलब है कौन सी आर्टरी डैमेज हो चुकी है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक है, क्योंकि एफेजिया पेशेंट को डेवलप हो चुका है। A patient require oxygen at 4 लीटर पर मिनट, हाउ लॉन्ग विद फुल ऑक्सीजन सिलेंडर टैंक लास्ट, तो ये क्या है, और जो टैंक ऑफ ऑक्सीजन होता है उसमें 625 से लेकर 700 लीटर ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो उसका ड्यूरेशन, ये फार्मूला रट्टा मार लेना। पेशेंट को इन्फीरियर वाल MI है, साइनस ब्रेडिकार्डिया है, बिकॉज इन्फीरियर वाल के लिए राइट कोरोनरी आर्टरी है जो कि ऐसे नोड को सप्लाई करती है। क्लियर, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गेनिज्म टू विथस्टैंड वेयर एंड टियर ओवर द, तो बर्दाश्त की काबिलियत, इसको इंड्योरेंस कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, पाल्पिटेशन है, वेट गेन है, और T4 का लेवल ज़्यादा है, नॉर्मल T3। कॉन्स्टिपेशन कहाँ से आ गई हाइपरथायराइडिज्म में, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये मुझे समझ नहीं आया, MCQ बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाई प्रेशर सिस्टम इन एनेस्थीसिया मशीन सेपरेटेड फ्रॉम लो प्रेशर बाय द, आई थिंक सो प्रेशर रेगुलेटर होना चाहिए, वाल्व लिखे हुआ। ट्रू रिगार्डिंग पल्स ऑक्सीमीटर, तो पल्स ऑक्सीमीटर यस का ऑक्सीमोग्लोबिन और मैथीमोग्लोबिन के और डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। क्लियर, फास्ट रीडिंग दिखाता होता है, मैथीमोग्लोबिनीमिया को नहीं देख सकता। अ पेशेंट इज लाइंग सुपाइन ड्यूरिंग पल्मोनरी एग्जामिनेशन है, तो नॉर्मल रिलेशनशिप पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर। एपेक्स पे क्या होता है, एपेक्स पे V/Q रेशो ज़्यादा होती है, तो पेशेंट की वेंटिलेशन ज़्यादा होगी। क्लियर, एज़ कम्पेयर टू प्रेशर, तो एल्वियुलर प्रेशर ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन सिस्टोलिक, ग्रेटर देन डायस्टोलिक। Okay, may all of you pass this exam. I mean, regards Dr. SK and regards Dr. Suhaib.